नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हम लोगों का टॉपिक है भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में एक तरह से प्रवेश करते हुए भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे पनपा। नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य में राष्ट्र का हित सबसे पहले देखना, मतलब सबसे पहले राष्ट्र का हित, नेशन फर्स्ट, ये राष्ट्रवाद होता है। अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कब पनपता है? जब किसी को लगता है कि हमारा देश या हमारी संप्रभुता खतरे में है या उसका एहसास होता है, तब उस जगी हुई प्रवृत्ति को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के साथ हम लोग सरकते हुए कांग्रेस की स्थापना के पास पहुंचेंगे अगली वीडियो में। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं, करीब 40% अभी भी डेटा दिखाता है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है। बहुत बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि आजकल नोटिफिकेशन नहीं आते। मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है, टेक्निकल रीजन है, क्या है। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो प्लीज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो में चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय अगर देखा जाए तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसने कम से कम पूरे देश को, जो ब्रिटिश इंडिया था या जो रियासतें थी, उनको एक चीज सोचने पे तो मजबूर कर दिया कि अगर हम लोग एक हो जाएं, एक होकर अगर कोई एजिटेशन करते हैं तो एक विशाल अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कुछ प्रतिरोध तो रख ही सकते हैं। और अंग्रेजी हुकूमत भी इस बात को जान गई थी, इसीलिए उन्होंने एहतियात बरतते हुए तुरंत से ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से भगा के और सीधे सीधे जो प्रशासन था वो अपने हाथ में ले लिया 1858 में। इसके बाद चीजों में कुछ बदलाव आया। कुछ बदलाव आया मतलब क्या? ब्रिटिश काल में फिर कुछ विकास कार्य हुए, कुछ डेवलपमेंट हुआ और एक प्रशासनिक ढांचा वृहद रूप से भारत में डेवलप होने लग गया। इसका रीजन ये हुआ कि कुछ समय तक भारत में शांति रही और उस शांति के काल में कुछ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। भले वो अंग्रेजों ने अपने कारण से करवाया, लेकिन हुआ। और कुछ परिवहन व्यवस्था इंप्रूव हुई। फिर वही बात, भले उन्होंने अपने लिए करवाया लेकिन परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था में थोड़ा एनहांसमेंट हुआ। समाचार पत्र नए नए छपने लगे। थोड़ा सा मतलब कहा जाए तो भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों ने भरोसा किया, अंग्रेजों के ऊपर भारतीयों ने भरोसा किया। और ये वो जो काम डाउन पीरियड था, इस पीरियड में धीरे धीरे अपने राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए लोग मजबूर हुए कि हाँ, हम लोग एक यूनिट के रूप में हैं और अपने विचारों को हम अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं। इस प्रवृत्ति का विकास हुआ। और ये प्रवृत्ति का विकास होने में सबसे बड़ा योगदान था कि उस समय जो अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति आई थी 1813 से शुरू होती हुई 1854 के वुड्स डिस्पैच के साथ, कि भारत में एक शिक्षित वर्ग को तो तैयार किया जाए, है ना। और इस लॉर्ड मैकाले की नीति या उसके बाद और जो कई वायसराय आए उनके बाद की जो नीतियां थी, उसने एक ऐसा असर डाला कि भले क्लर्क होने के लिए ही पढ़ाया गया, लेकिन भारत में एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग डेवलप होने लग गया, जो कि अपनी बातों को तथ्यात्मक रूप से रखने की कोशिश करता था, समाचार पत्रों को पढ़ता था और इस कारण से लोगों को भी इसमें बताता था। और अगर अंग्रेज की कुछ गलत नीतियां होती थी उन्हें टोकना शुरू हुआ। भले पोलाइटली तरीके से था, लेकिन टोकना शुरू हुआ। अगर मैं इस पीरियड को देखूं तो देखो, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम अगर माना जाए तो 1885 से कांग्रेस की स्थापना से हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो 3 हिस्सों में 1885 से लेके 1905 तक जो नरम काल था, फिर 1905 से लेके 1922-23 तक अगर हम देखें तो उग्रवाद था, और उसके बाद गांधी का एरा था, गांधी जी का युग था। उससे पहले का जो समय था वो राष्ट्रवाद का था। तो मैंने लिखा है कि राष्ट्रवाद पनपने के, नेशनलिज्म जनरेट होने के भारत में क्या क्या रीजन थे। एक एक करके रीजन पढ़ते हैं। पहला था अंग्रेजी राज का प्रभाव। ब्रिटिश रूल जो था उसने स्टैब्लिश होने के बाद इंडियंस को डिप्राइव कर दिया हर जगह पे। ब्रिटिश राज बहुत बड़ा था, मतलब अगर मौर्य काल के बाद देखें तो सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश काल में पूरा भारत में फैला हुआ था। और हर जगह एक जैसी पॉलिसीज बन रही थी और एक जैसी समस्याएं थी, एक जैसा शोषण हो रहा था, एक जैसा अत्याचार हो रहा था, एक जैसा कार्य हो रहा था। इसने चाहे अनचाहे में सभी भारतीयों को एक दूसरे के दुखों को समझने लायक बना दिया कि हमारे साथ भी यही समस्या है और 500 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के साथ भी यही समस्या है। इसके कारण भारतीयों में एक छुपी हुई एकता डेवलप होने लगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बात है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। आधुनिक शिक्षा का मैंने बता दिया। आधुनिक शिक्षा के प्रचलन ने
भारत में एक विशिष्ट वर्ग को जन्म दे दिया, मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग को। एक पढ़ा लिखा वर्ग था जो कि अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लग गया, अंग्रेजों के किए जाने वाले कार्यकलाप के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने लायक हो गया, जिसके कारण से कि वो टोका टाकी की जो बातें थी वो शुरू हो गई कि आप ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इस कारण जैसे कि अकाल पड़े, 1870 का अकाल पड़ा या 1899 के बाद जो अकाल पड़े उस पर बड़े प्रतिरोध हुए भारतीयों के द्वारा। 1880 आते आते तो समाचार पत्र इतने मुखर हो गए थे कि अंग्रेजों को कई सारे जो वर्नाकुलर एक्ट वगैरह लेके आना पड़ गया उनको। ये क्यों था? क्योंकि अब जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो धीरे धीरे कठोर हो रहा था अपने खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कठोर हो रहा था और लोगों को एकत्रित कर रहा था। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा का जो प्रचलन था उसमें साहित्य डेवलप होने लग गया, लिटरेचर डेवलप होने लग गया, लोगों को एक दूसरे जागरूकता मिलने लग गई और अवेयरनेस इंक्रीज होने लग गई कि हाँ हम भारत एक राष्ट्र के रूप में भी है। ठीक है, फिर समाचार पत्रों का प्रभाव जैसे मैंने बता दिया। समाचार पत्रों का चूंकि इतिहास तो पुराना था, 18वीं शताब्दी में था, लेकिन 19वीं शताब्दी आते थे समाचार पत्रों की संख्या बहुत बढ़ गई, है ना। कौमुदी समाज, क्रॉनिकल, बंगाल मिरर, ऐसे बहुत सारे पत्र थे जो कि बहुत उत्तेजनापूर्ण बातें लिखते थे और राष्ट्रवाद के ऊपर बड़े बड़े लेख आते थे, जिसका आदान प्रदान होने से लोगों तक ये चीजें मैसेजेस पहुंचते थे, है ना। समाचार पत्रों का तो बहुत बड़ा यूज है। इसका रीजन, इसका असर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों को कई बार 1823 से लेके 1880 तक अगर आप देख लीजिए तो कितनी बार गैग ऑर्डर लगाने पड़े, कितनी बार समाचार पत्रों को बैन करने की कोशिश की जाने लग गई। यही रीजन था। ठीक है, फिर यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। देखिए ये वो समय था जब यूरोप के बहुत सारे देश उपनिवेशिक नीति रखते थे, जैसे कि स्पेन, पोर्टुगल, इटली और भी एक दो देश थे जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में और अफ्रीकी महाद्वीप में बहुत सारे उपनिवेश या कॉलोनी उन्होंने बना रखी थी। लेकिन दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल को लगातार प्रतिरोध मिल रहा था और धीरे धीरे उसके हाथों से अलग अलग देश निकले जा रहे थे और नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। इन बातों ने भारत को भी प्रभावित किया। शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका था, परिवहन का प्रचार प्रसार हो चुका था, इससे पूरे समाचार मिलते रहते थे। तो ये एक परोक्ष बल मिलता था कि भाई देखो वहां उनका किला ढह रहा है तो यहाँ भी कुछ बातें कही जा सकती हैं, यहाँ इनको भी कमजोर किया जा सकता है। और इसके बाद यूनान में, इटली में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने लग गया, राष्ट्र का एकीकरण शुरू हो गया। तो इससे कुछ ऐसे माहौल डेवलप होने लग गए जो एंटी कॉलोनिज्म के खिलाफ था, है ना। ये बड़े बड़े जो औपनिवेशिक देश थे इनके खिलाफ था और इस कारण से भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म में इनकी भूमिका मुखर मानी जा सकती है। राजनीतिक कारण सिंपल, अंग्रेजों के राजनीतिक रीजन जो थे, अंग्रेजों की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थे वो बहुत बायस्ड थे। भारतीयों को राजनीति में पूरा अधिकार नहीं था, भारतीयों को भी बात रखने के लिए भी उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था 1885 से पहले तक, जिसका नतीजा हो गया कि एक कुंठा डेवलप हो गई भारतीय राजनीतिक वर्ग में। और उन्हें लगता था कि जिस तरह से ब्रिटिश लोग राजनीति कर रहे हैं इससे भारतीयों का अपमान हो रहा है और एक द्वयम दर्जे का व्यवहार समझ में आता था। कुछ ब्रिटिश लेखक तो भारत में राष्ट्रवाद के लिए अंग्रेजों को ही ठहराते हैं कि भाई इनकी हमारी वजह से ही राष्ट्रवाद आया, क्योंकि हम भारतीय तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने ही उनको समझाया नेशनलिज्म क्या होता है और हमारी वजह से ही नेशनलिस्ट बनने लग गए। खैर, धार्मिक एवं पुनर्जागरण बताने की जरूरत नहीं। राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बड़े विशिष्ट लोग हुए जिन्होंने की धार्मिक आंदोलन की समाज की कुरीतियों को मिटाने की कोशिश की। इसने एक बड़ी अवेयरनेस पैदा की, पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप किया सोसाइटी में, जातिगत रूढ़ियों से निकलने की कोशिश की। इससे जो शूद्र वर्ग था, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग थे, वो भी समाज की मुख्य धारा में आने की कोशिश करने लग गए और इसके कारण राष्ट्र का एक परोक्ष एकीकरण अगर देखा जाए तो होने लग गया। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो कितने सारे सोसाइटीज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, अलग अलग जो यूनिटी थी, अलग अलग संगठनों के माध्यम से की जा रही थी, अलग अलग एजेंडाज को लेकर, चाहे धार्मिक एजेंडाज हो चाहे सोशल एजेंडाज हो। और इनडायरेक्टली वो सारे जो प्लेटफॉर्म थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को क्रिटिसाइज जरूर कर रहे थे, ये एक चीज हो रही थी। और सारे जो प्लेटफॉर्म थे वो अपने पुराने समय को याद कर रहे थे। इससे क्या हो गया, एक अपने भव्य प्राचीन समय का ज्ञान हुआ और एकता बनी और सबका मुखर होके अंग्रेजों के खिलाफ
ये जरूर क्लियर हो गया कि अंग्रेज हमारे लिए ठीक नहीं है, या इनको एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है, और अपने समाज का भला हम स्वयं भी कर सकते हैं। फिर परिवहन संचार के साधन मैंने बता दिया, 1853 में रेलें चली, 54 में भी रेल चली, फिर पोस्टल व्यवस्था हो गई। इसके कारण से कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से हमारे व्यूज बहुत ज्यादा इंटरचेंज होते हैं, चाहे साहित्य हो, चाहे भी बातचीत हो, चाहे आना जाना हो, चाहे टेलीग्राम हो। 2 आने की टिकट के साथ आप चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान कर सकते थे, ट्रेन से जाना आना हो सकता था। इसने हमें एक सूत्र में बांधने की बड़ी भूमिका अदा की। आर्थिक शोषण, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी ना थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत से धन निकासी की किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को दूह लिया, बिल्कुल निचोड़ दिया। भारत जैसे ही ये वो काल था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और भारत में उसका दोहन स्टार्ट हो गया। वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कच्चा माल देने के लिए भारत से कच्चा माल लेके जाया जाने लग गया वहां पे, और उन फैक्ट्रियों से बने हुए सामान फिर पुनः भारत में आके डाले जाने लग गए। मतलब कच्चा माल से भी भारत को नुकसान हुआ, भारतीय उद्योग को, फिर सस्ते दर पे जो सामान आया उससे भी भारतीय व्यापार चौपट हो गया। तो आर्थिक रूप से भारत चरमरा गया था। जो भारत का जो लघु उद्योग था खत्म हो गया था। किसानों के साथ विशेष रूप से नगदी फसल के लिए कार्य कराया जा रहा था, जिसके कारण की बहुत से आंदोलन हो, चाहे नील आंदोलन हो या और भी जातिगत आंदोलन थे जो हम करेंगे आगे, ये सब इसका रीजन बने। और आर्थिक शोषण के कारण कई सारे विद्रोह भी हुए और अंग्रेजों ने विद्रोहों को देखा भी, जो खास तौर से ट्राइबल विद्रोह इसका बहुत रीजन बने। और ये सारे विद्रोह कहीं ना कहीं जाके राष्ट्रवाद के उदय में कारण बने। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, देखिए लॉर्ड लिटन ने कई सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों को चिढ़ होगी, खासतौर से पढ़े लिखे लोगों को। जैसे कि आईसीएस की परीक्षा की एज 21 साल होती थी, उसको घटाकर उन्होंने 19 साल कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार लगा दिया। मतलब अकाल पड़ा था 1877 में, बुरा हाल हुआ था और वहां इन्होंने दिल्ली दरबार लगा दिया। कितनी ठेस पहुंची लोगों की भावनाओं को। इस वजह से लॉर्ड ये कुछ ऐसी रिएक्शंस इनकी नीतियों से मिले कि लोगों को लगा कि भाई नहीं, उस ऑटोमेटिकली इनके अगेंस्ट हो गया, जो कि सीधे सीधे राष्ट्रवाद को डोमिनेट करती हैं वो बातें। ठीक है, फिर इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद बड़ा फेमस है। इसको इल्बर्ट बिल लेके आए थे लॉर्ड रिपन। कौन लेके आए थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन एक बिल लेके आए जिसके अंतर्गत उन्होंने सोचा कि जो भारतीय जज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो यूरोपीय जज हैं उनके बीच के भेदभाव को खत्म कर दिया जाए, और उन्होंने भारतीय जजेस को इस यूरोपियन जजेस के इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर दिया, सेम पावर दे दी, जिसका भयंकर विरोध हुआ। भयंकर विरोध मतलब था जबरदस्त विरोध हुआ यूरोपियंस के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, कि वायसराय को ये इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों को बहुत ठेस पहुंची और उनको ये हुआ कि भाई हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं है। मतलब अगर कोई ब्रिटिशर भी हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो उसे भी क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। और इससे बिल्कुल से आंखें खुल गई और देखा जाने लगा कि नहीं भाई, ये हमारे तो नहीं हो सकते या हमारे विकास में सहायक तो नहीं हो सकते। इसलिए इल्बर्ट जो बिल था, इसने राष्ट्रवाद को तैयार करने में भयंकर भूमिका निभाई, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं, इतिहास शोध का प्रभाव। देखिए ये वो काल था जब बहुत सारे ब्रिटिशर्स आके भारत के जो पुराण थे उनको चेंजेस कर रहे होते, उनको अलग अलग भाषाओं में लिख रहे, चाहे वो मैक्स मुलर हो, चाहे वो प्रिंसेप हो। इन्होंने भारतीय कई सारे उपन्यासों का, साहित्य का अनुवाद किया, नए नए पुराने इतिहासों पे नए नए शोध किए, जिससे नेशनलिज्म तक बढ़ा। हमको एहसास हुआ अपनी सभ्यता, अपने प्राचीन विरासत का। और इससे क्या हो गया, प्राचीन विरासत में अगर देखें तो भारत एक जबरदस्त राष्ट्र था। भारत एक जबरदस्त राष्ट्र था और बहुत लंबे क्षेत्र में शासन करने वाला राष्ट्र था। और इन सब जब कीर्ति का भारतीयों को ज्ञान होने लग गया तो इसने भारत की राष्ट्रवाद व्यवस्था में, भारत की राष्ट्रवादी सोच में वृद्धि की। मध्यम वर्ग का उदय, मैंने बताया आधुनिक शिक्षा ने एक मध्यम वर्ग का उदय किया, जो कि खासतौर से नौकरी पेशे वाला था, जो कि ब्रिटिशर्स की नौकरी भी करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए उनके मन में सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे वो सहूलियतें चाहते थे जो कि एक दूसरे यूरोपियंस को मिलती थी। और इसी उधेड़-बुन में धीरे धीरे ये भी राष्ट्रवाद का हिस्सा बनते गए। ठीक है, फिर भारत की राजनीतिक कारण, मतलब क्या पूरा भारत, अब एक भारत की डेफिनेशन आने लग गई थी। इससे पहले तो रियासतें थी, भारत नाम कोई चीज था नहीं। लेकिन अंग्रेजों के शासन ने एक भारत को डिफाइन तो कर दिया, कि इंडिया को डिफाइन कर दिया कि
एक परिधि क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र एक है और इसके लोग भी एक है, इन सब पे एक कानून चल रहा है, तो लोगों इस पूरे व्यवस्था में लोगों को अपना एक राजनीतिक नेतृत्व देने की आवश्यकता पड़ने लग गई। और यही कारण था कि 1870 के बाद से लगातार बड़े बड़े संगठन और एसोसिएशन बननी शुरू हो गई, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है बिल्कुल भी, और अंग्रेज हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे नहीं। इसी कारण से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मात्रा बढ़ने लगी और 1885 होते होते कांग्रेस जैसे बड़े संगठन की स्थापना हो गई। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से रीजन थे जिसके द्वारा भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म पनपा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि कांग्रेस की स्थापना और उससे पहले कुछ खास जो संगठन हुए कांग्रेस की स्थापना से पहले, वो देखेंगे। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच।